असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब एक न्यू रोमांटिक नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हे लड़की, चल उठ, जल्दी से उठ। भारी मर्दाना आवाज उसके कान में पड़ी और साथ ही बाजू साथी से ठोकर महसूस हुई। चल बाहर। क्या उसने गलत सुना था? वो आदमी उसे बाहर चलने को कह रहा था, जिसने पिछले 3 साल से दुनिया की एक झलक नहीं देखी थी, जो सूरज की किरणों से भी महरूम थी, जो किसी नाजुक फूल की तरह मुरझा गई थी। क्या वाकई ही उसे बाहर जाने का कहा गया था? हम हम बाहर हम बाहर जा सकते हैं। चल, वक्त नहीं है मेरे पास, सर आते ही होंगे। उस आदमी ने उसे बाजू से पकड़ कर कहा, जबकि सर सुनकर उस लड़की की आंखों में खौफ के साए लहराए थे। चिटा, ये जोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ा था। उसके कानों तक आते मैले बाल लहराए और वो दीवार से लगी थी। सर को एक जानिब से थामती हुई वो कड़ा उठी थी, साथ ही सहारा पाकर वो नीचे गिरी थी। तुम पर तरस, इतना क्या कि वो टूटे दिल के साथ हंसा था। मैं तो तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था जो तुम जिंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफरत करता हूँ तुमसे और जिंदगी भर करूंगा। तुम्हारा अजीज बाप ने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रख रही हो। मरजान कादमी से उसे कांधों से जगड़ते हुए घुराया। हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। वो संजीदगी से उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए लब बीच गया था। वाकई उसे सब कुछ छीन चुका था। कुछ बाकी नहीं था उस लड़की के पास अब। हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा, वो धीरे से कहकर उसके कांधे पर गिर सी गई थी। वो दर्द से आंखें मीचता हुआ उसे खुद से झटकते हुए दूर गिरा चुका था। ठीक कहा तुमने नदीम, उसे बाहर सड़क पर फेंक दो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। कार को सख्त लहजे में कहकर वो आड़ी नजर उसके सख्त वजूद पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। वो यकदम लजर उठी थी। भूरी जादू के साए उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। हमें हमें कहीं नहीं जाना, वो बाजू छुड़ाते हुए डह गई थी। चल उठ, सर आते ही होंगे। गार ने दांत जमाकर गुस्से से कहा, हम नहीं जाएंगे। वो घबराते हुए घुटनों में सर देकर चेहरा छुपा चुकी थी। क्या करूं, दरवाजे पर ना करूं या नहीं? अब की बार वो घबरा कर नाव चुबाते हुए बोली, क्या कर रही हो जोनी? पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी तो कॉलेज कौन जाएगा? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बी आ स्ट्रांग गर्ल। खुद को हौसला बढ़ाते हुए उसने धीरे से दरवाजे पर उंगली से दस्तक दी थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। कम ऑन, दरवाजा खोल दो सड़ियल, मुझे देर हो रही है। किराए पर बंद हुई घड़ी पर टाइम देते हुए वो दांत को चुकुचा गई थी। जोनी, यहाँ क्या कर रही है अब? कशमाला बेगम, जो किचन से काम निपटा कर अभी बाहर आई थी, उसे दरवाजे के सामने बुत बना देख कर पूछा। वो चच्ची, सॉरी। वो जबान को फिसलते हुए रोक गई थी। अम्मी जान, दरअसल मुझे कॉलेज जाना था और देर भी हो रही थी। उमर जान भाई दरवाजा नहीं खोल रहे। लफ्ज भाई पर जोर देते हुए वो हल्की सी हवा होकर बोली थी, तो बेटा नजम से कह दो, वो छोड़ाएगा। कशमाला बेगम ने लापरवाही से कहा, असल में वो बहुत धीरे कार चलाते हैं, उनके साथ गई तो कल सुबह पहुंचूंगी। बहाना बनाते हुए वो मुस्कुराई। कशमाला बेगम ने एक नजर बंद दरवाजे को देखा, फिर कंधे उचकाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उन्हें कहाँ परवाह थी। इस बार लड़की ने तब कर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी थी। साथ ही एकदम दरवाजा खुलने पर उसकी आंखें खौफ से फैली थी। वो मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? वो बत्तीसी निकालते हुए बोली थी, साथ ही पेशानी से पसीना साफ किया था। नहीं, सद लहजे में लापरवाह लहजे में कहकर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि वो गुस्से से तन फन करती हुई बैग कंधे पर टांग कर कॉलेज की तरफ चल गई थी। उसकी आंखों में आंसू तैरे थे, जिन्हें वो हाथ से साथी से रगड़ते हुए साफ कर चुकी थी। बेटा नजम, बेटा जोरी को कॉलेज छोड़ दो, वो इंतजार कर रही थी। आफरीन बेगम ने चाय का घूंट लेते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन अम्मी वो तो थोड़ी देर पहले ही चली गई। नजम ने मोबाइल कान से हटाते हुए कहा, लेकिन किसके साथ गई है? आफरीन बेगम ने नजम को हैरत से देखा था। शायद मरजान के साथ गई है। कशमाला बेगम ने टेबल से चाय का कप उठाते हुए कहा। आफरीन बेगम कशमाला बेगम को देखकर खामोश हुई थी और अगले ही पाल उन्हें परेशानी लाहक हुई थी। मरजान, बेटा जोनी कहाँ है? वो जो पहले ही जल्दी में था, अपनी बेगम के सवाल पर मजबूरन रुका था। मुझे आइडिया नहीं। वो हमेशा की तरह सख्त लहजे में गोया हुआ, मगर वो तो तुम्हारे रूम के बाहर सुबह से खड़ी थी ना बेटा। कशमाला बेगम ने तर्ज किया था, जिस पर वो मजीद संजीदा हुआ था। ठीक है बेटा, जाओ। हो सकता है ड्राइवर के साथ गई हो। आफरीन बेगम ने उसकी बढ़ती हुई संजीदगी बांधते हुए कहा। वो ब्लैक सन ग्लासेस लगाते हुए मगरूराना चाल के साथ बाहर चला गया था, जबकि नजम उसकी पुश्त को सख्त नजर से देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो जो घुटनों में सर दिए कब से सिसक रही थी, एकदम पजल हुई थी। मैंने उसे कहा था, मगर ये नहीं मानी। कहती है चल नहीं सकती। गार्ड बारी कदमों की आहट के साथ अंदर दाल होते वक्त बोला, जबकि उसके पीछे भी कदमों की आहट सुनाई पड़ी थी। डॉक्टर चेक करें। वो जल्दी से आवाज की सिमत दे के दी। ये आवाज तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। पूरी दुनिया में वो इस आवाज को पहचान सकती थी। बेचैनी सी वो इस सिमत में देख रही थी। वो अपना सितमगर बेसब्री से देखने की ख्वाहिश रखती थी। वो व्हाइट थ्री पीस में मलबूस था, क्लैपा ब्रांडेड घड़ी बांधे वो दोनों हाथ पेन की पॉकेट में रखे हुए संजीदगी से देख रहा था। सुनहरे बाल जैसे खूबसूरती से सेट किए गए थे। दूधिया सफेद रंगत, वही मोटी पलकों के साय में संजीदा हैजल ग्रे आंखें। आज उनमें कहीं ना कहीं हमदर्दी थी।
और तर्ज था। वो मुस्कुराना चाहता था उसकी बेबसी पर, इंतहा का हसीन था, मगर था तो उसका सितमगर। वो बेबस नजर से उसे कुछ पल के लिए देखती रही। डॉक्टर उसका मुआयना करने के लिए उसके करीब बैठा, जिसमें वो घबरा कर पीछे हुई थी, लेकिन खुद को कंपोज करते हुए वो रुक गई थी। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी। डॉक्टर भी उसे हमदर्द नजरों से देख रहा था। डॉक्टर ने घबराई हुई नजर से पीछे देखा, जिस पर वो हर 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने आकर रुका था। क्या आप शुरू से नहीं चल सकती? डॉक्टर के सवाल पर वो लड़की एक बार फिर उसकी जन्म देख के गई थी। नहीं, ये पहले ठीक थी, कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही। और क्या क्या की वजह से ऐसा हो सकता है? गार्ड की बात पर डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ा था। इट्स पॉसिबल, अगर ज्यादा मिकदार में बगैर किसी ट्रीटमेंट के घर से दिए जाए तो। गार्ड ने अपनी मालिक की तरफ देखा था, जिससे जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सुनकर आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो नदीम आपको ले आएगा। वो संजीदगी से गोया हुआ गार्ड डॉक्टर को लेकर कमरे से निकल गया था। वो घुटने टेकता हुआ उसके चेहरे पर झुका। वो घबराते हुए हथेली को रगड़ कर पीछे हुई थी। मर क्यों नहीं जाती? वो सख्त लहजे में उसके बल में उंगलियां फंसाते हुए बोला था। उसकी ब्राउन आंखों में आंसू आए थे और मोती की सूरत में उसके मैले चेहरे से बह गए थे। वो मसलसल उसकी हेजल ग्रे आंखों में देखती जा रही थी। जानती हो, मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, तुम्हें इन अजीजों से गुजारना चाहता हूँ जो मैंने देखी और महसूस की है। बिखरे सख्त लहजे में कहता वो उसे और करीब कर चुका था। होश उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो खौफ बनना चाहता हूँ तुम्हारा, जिसे तस्वर करते ही तुम लजट जाओ, जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर हो, जो तुम्हारी तबाही की वजह हो, जिसे सोचकर तुम्हारा दिल धड़कने लगे। वो कांपती हुई सुरह नम आंखों से उसकी ग्रे आंखों में देखकर एक ही सवाल कर रही थी, मेरा कसूर क्या था? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। साहब, आपने बुलाया? एक मुलाजमा अंदर आते हुए बोली थी, जबकि लड़की की हालत देखकर उसका खून सफेद हुआ था। इसका इतना ख्याल रखिए कि ये 2 दिन में चलने लायक हो जाए, उसके बाद आपको आपकी मुंह मांगे कीमत मिलेगी और आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। वो हुक्म देता हुआ कमरे से चला गया था। उसके ठीक जाते ही खिड़की से एक साया गुजरा था, जबकि वो मुंतसी नजर से दरवाजे की तरफ देखती रही, जहां से वो सितमगर गुजर कर गया था। मरजान काज़मी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में से सबसे पहला, पूरी दुनिया जानती है। इतना बड़ा रईस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पूरी 3 कंपनियां संभालता है और वो भी दुनिया में टॉप पर चल रही हैं। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, मगर उसे हमसे है। पिछले कुछ महीनों से हमारा काम बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो जिस मरजान काज़मी को मैं जानता हूँ, हमारे आदमियों से एक एक लफ्ज निकलवा लेगा, लेकिन उससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। एक अंधेरे कमरे में बड़ी स्क्रीन पर मदम रोशनी में मरजान काज़मी की फोटोज और डिटेल्स की वीडियो चल रही थी, और अंधेरे में छुपी एक शख्सियत उस पर तबसरे करके पूरे कमरे में मौजूद लोगों को उसकी शख्सियत से आशना करवा रही थी। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। तभी टेबल पर पड़े फोन पर बेल बजी थी। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है। मरजान काज़मी इस वक्त पाकिस्तान में है, अपने किसी खुफिया फार्म हाउस पर, और मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, निकलने ही वाला है। ब्लैक मर्सिडीज का कार का नंबर मैसेज कर रहा हूँ लोकेशन के साथ। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी। जोनी मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर बैठी थी, जबकि उसकी दोस्त ने च्युइंगम का बबल फोड़ते हुए उसे घूरा था। तो तुम उसके पास जाने की कोशिश करो ना, आखिर कब तक उससे डरती रहोगी? उसकी दोस्त रिदा ने मशवरा दिया। बस करो, पूरे गढ़ वाले जहाँ तक के डैडा भी उसके घूमे फिरे दिमाग से वाकिफ है। एक बार ठान ले तो किसी की भी नहीं सुनता, और गुस्सा तो उसका दूसरा नाम है। सुनने की किताब गुस्से से खोलते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। जोनी रिदा की तरफ मुतवज्जो हुई और फिर उसे धीरे धीरे उसके कान में उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने लगी, और जोनी हाँ में सारा हिलाते हुए मुस्कुराई। सर, आप गए नहीं? नदीम ने, जो कि उसका स्पेशल गार्ड था, कॉफी का कप उसके सामने टेबल पर रखते हुए पूछा। मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वो कॉफी का कप उठाते हुए संजीदगी से बोला। लेकिन सर, ऐसा फैसला अचानक क्यों? कोई मुझ पर नजर रख रहा है, और आज फार्म हाउस में कोई आया था। वो कॉफी का सिप लेते हुए लब बीच गया था। मुलाजमा इस लड़की को लिए गार्डन में चलाने की कोशिश कर रही थी, और वो कमजोरी की वजह से लड़खड़ा रही थी। मुझे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मैं अभी सिक्योरिटी टायर कर देता हूँ, उसकी डिटेल निकलवाता हूँ, लेकिन आपने उसे मारा क्यों नहीं? नदीम ने हैरत से पूछा। उसे जरूर बैकअप को इतला की होगी, वो मेरी लोकेशन जानते हैं और मुझे मारने के लिए निकले होंगे। गार्ड परेशान हुआ, लेकिन अपने मालिक को मुतमिन और पुरस्कून देखकर हैरान भी हुआ था, और वो जानता था कि उसे तो कुछ नहीं होना था, लेकिन आने वालों की आज है नहीं थी। हजार बार कह चुकी हूँ कि कम खाया कर, आप कोई मानता ही नहीं कि मैं तुमसे पूरे 30 मिनट बड़ी हूँ। एलिजिया मुंह फैलाते हुए निशाल के हाथ से गोलगप्पे की 5वीं प्लेट खींच कर टेबल पर रखी थी। मामा, देखिए ना, ये फिर से बड़ी बहन होने का ताना दे रही है। निशान ने भरपूर एहतजाज किया था, जबकि कचमाला बेगम ने दोनों को तीखी नजर से घूरा था, जिस पर वो दोनों खामोश हो चुकी थी। इतनी बड़ी हो गई हो दोनों, मगर हैरत है कि जरा बराबर अकल नहीं आई। अरे, मैं तो तुम दोनों को ब्याहने का सोच रही थी, मगर निशान ने कचमाला बेगम की बात काटी। हाँ, तो अलीज़िया पे मुझसे बड़ी है ना, पहले इनको ब्याह दो, मेरा तो होता रहेगा बाद में। निशान ने मुंह बसोड़ा और अलीज़िया को देखकर बराबर छेड़ा, जिस पर वो गुस्से से उठकर रूम की तरफ चली गई थी।
آپ کو دوسروں کی اولاد سے فرصت مل جائے تو اپنی اولاد کا بھی سوچ لینا۔ شاہ نے آفس کی فائل کشمالہ بیگم کے سامنے ٹیبل پڑھاتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند رکھو، جانتے ہو اور کسی نے تمہیں سن لیا ہوتا تو آفت آ جاتی۔ کشمالہ بیگم نے آنکھیں پھیلا کر غصے سے کہا، جس بار شاہ نے ہاتھ سے رہنے دینے کا طنزیہ اشارہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ کرنا ہوگا۔ نشا نے آتا منہ کھول کر اپنی ماں کو دیکھا جو گہری سوچ میں غرق ہو چکی تھی۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، تم کون ہو اور انصاف سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ملازمہ نے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر سہرا دیا اور پوچھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، اور جہاں تک ہم کون ہے کہ بات ہے وہ اب میں نہیں دیکھتا، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ دھیمے سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ باغیچے میں نزدیک پڑے سیمنٹ کے بینچ کے سہارے بیٹھی تھی۔ پھر وہ تم پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تم ان کے آگے کچھ بولتی بھی نہیں ہو اور تم بھاگ کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں؟ سب برباد ہو گیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کی نمی سے چمکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے فرزانہ کہہ سکتی ہو، ہمارا نام تعبیر ہے، وہ مختصر کہتے ہوئے رکی تھی۔ ست نے گاؤں سے وہ ٹیرس پر کھڑا نہ جانے کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو بی جان کہہ سکتی ہوں؟ آپ عمر میں بالکل میری بی جان جیسی ہے۔ ملازمہ نے تعبیر کو ہمدردی کی نظروں سے دیکھا تھا، کتنی معصومیت اس لڑکی میں۔ ہاں بیٹا بالکل بلاؤ، مگر سر کے سامنے حیا رکھنا۔ وہ کافی کا مگ ٹیرس کی دیوار پر رکھتے ہوئے اٹھا تھا۔ آسمان پر کالے بادل امڑ رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ تعبیر نے ایک بار پھر نہ جانے کیوں ٹیرس کی طرف دیکھا تھا۔ ہوا کی وجہ سے اس کے سنہری بال بار بار اس کے پیشانے پر بکھر رہے تھے اور وہ کسی ایک نقطے پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بار سر جھکائے ہوئے اس کے قریب رکا تھا۔ تعبیر نے اس کے لبوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ بغیر اس کی جان دیکھے سنجیدگی سے گار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ گار سر جھکاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہی گار نیچے آیا تھا۔ سر کا آرڈر ہے، آپ فارم ہاؤس کے اندر رہے، موسم حرار ہونے والا ہے، ہم یہاں کچھ دیر رکنا۔ فرزانہ نے تعبیر کا ہاتھ تھامے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی فارم ہاؤس کے اندر چلی گئی تھی۔ گارڈ دونوں کو واپس بھیج کر جا چکا تھا۔ ندیم کچھ پتا چلا؟ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں سر، پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ تیسری بار ہوا ہے کہ ایک گارڈ ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا تو پوری دنیا میں ڈھونڈو، دنیا کے ہر ایک کونے میں اسے تلاشو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ سر پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ندیم اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا علاج صرف تنہائی ہے، ورنہ وہ سب کچھ تباہ برباد کر دیتا تھا جو اسے نظر آتا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ تیز ٹھنڈی ہوا اپنے زور و شور پر تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کا دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ وہ اپنا وائٹ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے شرٹ کے بازو کونے تک موڑ کر بارش کی آغوش میں آیا تھا۔ ٹھنڈی پرسکون بوندیں اس کے پرسکون وجود میں جیسے سکون کی ایک لہر چھوڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس احساس سے آشنا ہو رہا تھا جو اس کے جینے کی وجہ تھا۔ رکو، بھاگو مت، ہم پہلے بھی گر گئے تھے، ماما نے کہا تھا بارش میں بھاگنا نہیں چاہیے، رکو ورنہ میں ماموں سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہی معصوم خوشگوار کھلکھلاہٹیں اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں میں سے ملتے ہوئے گم ہو گئے تھے۔ ایک دردناک کراہٹ اور غصے کے ساتھ وہ ٹیرس پر موجود پھولوں کے واسپ سمیت سب کچھ توڑ رہا تھا۔ مجھے پھول پسند ہے، انہیں مت توڑو، پھر سے ایک معصوم باریک آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد اور بے چینی سے دہڑا، کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تم؟ وہ صدمے سے نہ ڈال گھٹنوں کے بل ڈہ سے گیا تھا، جبکہ گارڈ جو اس کی آواز سن کر وہاں آئے تھے اسے اس حال میں دیکھ کر فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اس کے درد سے شاید آشنا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مرجان کاظمی کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کسی کی تسلیاں چاہیے۔ وہ برداشت کر سکتا تھا جیسے بچپن سے کرتا آیا تھا۔ نہیں مما، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ درد سے نڈال ہو رہا تھا، دل میں اٹھا ہوا درد اسے تکلیف دے رہا تھا۔ باب مشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہ اٹھا، باہر سے مکمل بھگو چکی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھا مگر اس میں دل تھا، ہر انسان کی طرح۔ پوری دنیا کے سامنے وہ مرجان کاظمی تھا مگر کسی کا خوف نہیں تھا جس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنی کمرے تک پہنچا اور دروازے کو سختی کے ساتھ بند کرتے ہوئے بیٹھ تک آیا تھا اور کمرے کا دروازہ کھولا تھا، لیکن شاید اسے وہ چیز نہیں ملی تھی جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا وہ اپنی دوائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک گارڈ نے جو شاید نیا تھا دوسرے گارڈ کے کان میں دھیرے سے پوچھا تھا، جبکہ دوسرا گارڈ اسے جلدی سے ونڈو سے کھینچ کر وہاں سے لے کے جا چکا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر اس وقت ان دونوں کو وہ دیکھ لیتا تو دونوں کی طے تھی۔ ندیم، وہ غصے سے گرجا۔ سر، ندیم جلدی سے اندر آیا تھا۔ وہ بیڈ کے سہارے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرو تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ غصے سے گرایا۔ سر معاف کر دیں، صبح جب آپ نے بیگ میڈ کو دینے کے لیے کہا تھا شاید میں نے وہ غلطی سے اس لڑکی کو دے دیا۔ ندیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اس سے اور اب وہ یقیناً ہاتھ دھو بیٹھنے کا سوچ رہا تھا۔ امی، مرجان کہاں ہے؟ کشمالہ بیگم نے منہ اچکا کر زونی کو دیکھا جو کالج سے آتے ہی مرجان کا پوچھ رہی تھی۔ وہ آفس ہے ہمیشہ کی طرح۔ ایک منٹ، تم صبح کالج کس کے ساتھ گئی تھی بچہ؟ ہمیں پتا ہے تم کتنے پریشان تھے، کشمالہ بیگم نے زونی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مرجان بھائی نے منع کر دیا تھا تو ہم ڈرائیور کے ساتھ گئے تھے۔ اچھا امی، بابا کدھر ہے؟ بیٹا وہ میٹنگ کے لیے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ کشمالہ بیگم نے زونی کو گلے لگایا۔ ہاں،
मगर मैं आपको अकेले नहीं बताऊंगी, अब तो जो बात होगी डैडी के सामने ही होगी, ओके। जोनी जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी थी। कुछ तो चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, मुझे पता लगाना पड़ेगा उससे पहले कि बात मनवर तक जाए। बेटा ये कपड़े मुझे दे दो, मैं इनको धो दूं। वो आप कैसा लग रहा है, तबीयत बेहतर हुई? फरदाना ने ताबीर से पुराने कपड़े लेते हुए पूछा। पहले से बहुत बेहतर लग रहा है अभी जान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, हम फ्रेश होंगे। ताबीर ने गिले बालों से टॉवल निकाल कर दुपट्टा गले में डालते हुए कहा और आईने में उसे खुद को एक नजर देखा। बहुत दिनों बाद वो अच्छा महसूस कर रही थी। व्हाइट सिंपल सूट में और ऊपर रेड चुनरी दुपट्टा पहने उसकी गंदी रंगत निखर कर सामने आ रही थी। एकदम रूम का दरवाजा जोर से खुला था। नदीम उसे पहले कुछ कहता, ताबीर को उस दुपट्टे में देखकर उसका रंग सत पड़ चुका था। ये दुपट्टा मुझे वापस कर दें जल्दी, नदीम ने बुखलाते हुए लहजे में कहा, जबकि ताबीर ने खौफ से दुपट्टे को मुट्ठी में कस कर पकड़ा था। टाइम नहीं है, प्लीज वापस करें। नदीम खुद इसके गले से दुपट्टा नहीं निकाल सकता था, उसका जमीन गवारा नहीं करता था। वो बुरी कश्मकश में फंस चुका था। फरदाना हैरान परेशान दोनों को देख रही थी। नदीम, उससे पहले कि नदीम कुछ और कहता, उसके कदम जम गए थे। मरजान की आवाज सुनकर आप प्लीज बाहर चलें। वो फरदाना को लेकर फौरन रूम से निकला था, जबकि ताबीर के हाथों में ठंडा पसीना आया था। उसकी आवाज सुनकर सख्त गुस्से में वो जोरदार आवाज से दरवाजा खोल चुका था। फरदाना ने लाउंज में दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दिल ही दिल में ताबीर के लिए दुआ की थी। ना जाने क्या होगा अब, वो सोचते हुए काम के थे। ताबीर ने हो बड़ी नजरों से उसकी हालत देखी थी, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें और उसके भीगे हुए कपड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दुपट्टा लेने की? उसके गले में वो दुपट्टा देखकर उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थी, जबकि ताबीर ने खौफ से अपनी गर्दन पर पहने हुए दुपट्टे पर हाथ रखते हुए कुछ कदम पीछे लिए थे। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था, साथ ही उसे अपना वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था।